फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो सेशन है हमारा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी सभी स्टेट की टीटी की परीक्षाएं हों, शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, DSSB हो, या कोई भी परीक्षा है जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है, वहाँ पर इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षक बन चुके हैं या भावी शिक्षक हैं, आप सभी के लिए इस टॉपिक को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की, कि इसकी जो है रूपरेखा क्या थी, इसके सिद्धांत क्या थे, विषय क्या था, प्रमुख बातें क्या थी। आज इन सब की हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक के लिए इन सभी बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी शिक्षा नीति क्यों बनाई गई है, उसका उद्देश्य क्या था, उसकी आवश्यकता क्या थी और उसका पूरी तरह से रोल क्या था। तो इस तरह से आज हम इसको देखते हैं, टॉपिक वाइज पूरा इसको हम कवर करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आपकी यहाँ पर से शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छी और एक संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आने पे लाइक एंड शेयर भी करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए NCF क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें एक ये टर्म्स आ रहा है क्यूरिकुलम, ये क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या। तो NCF क्या होता है, बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमको इससे मिलता है कि ये फ्रेमवर्क था क्या। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 NCF इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। इसका निर्माण किसने किया था, NCERT के द्वारा किया गया था, आप सभी जानते हैं। और मतलब ये एक मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण था वो NCERT के द्वारा किया गया था। और NCF 2005 का जो उद्धरण है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति, इससे हुआ था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में, इसमें ये जो इसकी 8वीं अनुसूची थी इसमें सभी भाषाओं में किया गया था इसका अनुवाद, ठीक है। और इसका जो प्रमुख सूत्र, देखिए ये सारे पॉइंट्स आप एक बार सुन लीजिएगा और क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। आगे हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या थी। तो जो इसका एक सार है ना, मैं ये आपको यहाँ इंट्रोडक्शन के तौर पे सारा कुछ बता दे रही हूँ। इसका जो प्रमुख सूत्र था वो क्या था, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में, मतलब सबसे पहले जो शिक्षा नीति बनी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी। इसके संदर्भ में 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए एक रूपरेखा को विकसित किया गया था। मतलब पहली थी 1986 में, उसके बाद फिर आई 1988 में, फिर 12 ईयर्स के बाद, लगभग 12 वर्षों के अंतराल के बाद फिर आई कब, 2000 में, सन 2000 में, मिलेनियम ईयर जिसको कहते हैं। इसके बाद आई 2005 में। तो 2005 में ये जो हम फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसमें विकसित की गई, ठीक है। तो ये इसकी मेन बातें थी जो कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो भाषा का फॉर्मूला था NCF 2005 का, वो क्या था, त्रिभाषाई फार्मूला था। ये सारे पॉइंट्स आप बिल्कुल से एक बार दो बार कम से कम इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सब कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से गलत नहीं होगा। तो इसका जो भाषा फार्मूला था वो त्रिभाषाई फार्मूला था। इसमें त्रिभाषाई से मतलब क्या है, इसमें देखिए प्रथम भाषा जो थी वो हिंदी थी। हिंदी में वो राष्ट्रीय भाषा भी हो सकती है, राज्य की भाषा भी हो सकती है। तो इस तरह से प्रथम भाषा हिंदी, दूसरी थी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी आती है जिसमें, और तीसरी थी स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, इसमें से कोई भी हो सकती है, जैसे पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कोई भी जो उस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये हो गई, इस तरह से त्रिभाषाई फॉर्मूला था, ठीक है। और इसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स के प्रति दृष्टिकोण की बात की गई है, अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे भाषा,
इसमें हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी भाषा हो सकती है, संस्कृत, विज्ञान शिक्षण के बारे में, गणित शिक्षण के बारे में, कला के बारे में। तो इस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम इसको देखते हैं कि इसके मेन पॉइंट क्या हैं। ये देखिए यहाँ पर है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। इसमें जो विषय प्रवेश, इसकी जो विषय वस्तु थी, ये क्या था, यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। देख रहे हैं आप, पहला पॉइंट इसका यही है कि क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि ये क्या था, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज। और ये क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर इसको जो है MHRD जिसको बोलते हैं, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में चुने हुए विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञ और अध्यापकों ने मिलकर, मतलब एक पूरा पैनल था जिसने इसको तैयार किया। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पर कौन थे, इसके मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। इसको आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। इसकी अध्यक्षता में चुने हुए विद्वानों के द्वारा इसकी जो है कमेटी गठित की गई थी। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर और अध्यक्ष कौन, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जब इसका निर्माण किया गया, तो इसका जो मेन फोकस, जो मतलब NCF की जो मुख्य बात थी, तो इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। उसको मतलब ऐसा ना हो कि खाली रटन विद्या पर उसका ध्यान दिया जाए, इसके अलावा विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब ये इसकी खास बातें थी कि इसमें उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब उसका जो मेन फोकस है वो लर्निंग बाय डूइंग पे डिपेंड हो और रटन प्रणाली से मुक्त हो। जो भी वो करे वो समझ के पूरी तरह से अपना ज्ञान विकसित करके और उस चीज़ को समझ के और कर के वो सीखे, उसमें पूरी तरह से वो उसको पूरी तरह से उसको फील करके, उसको समझ के तभी उसमें आगे बढ़े। पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा ना हो। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान और विद्यार्थियों को तैयार करती है। मतलब इसमें जो है मूल्यों को भी महत्व दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, अगला पॉइंट इसका क्या है कि इस जो दस्तावेज का आरंभ था रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के द्वारा उद्धरण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध से इसका उद्धरण होता है। अगला पॉइंट देखिए, ये कुछ इनके मार्गदर्शी सिद्धांत थे, पर्सपेक्टिव ऑफ NCF। तो ये 5 सिद्धांत थे, इसमें भी वही बातें कही गई हैं जो NCF के फ्रेमवर्क में इंट्रोडक्शन में हम आगे पढ़ चुके हैं, पहले मैंने बता दिया है। इसमें क्या कहा गया, पहला पॉइंट है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा गया, फिर पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। अब अगला है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, मतलब लर्निंग बाय डूइंग पे इसको ज़्यादा फोकस किया जाए, खाली रटन प्रणाली को इस पर फोकस ना किया जाए। कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, उसकी जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिस बेस्ड हो, उसको उतना टाइम जो है उसका वातावरण इस तरह का क्रिएट किया जाए क्लासरूम का कि बच्चा करके सीखे। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। तो ये हमने सारे पॉइंट पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो यही हो गए मार्गदर्शी सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो इसको लाइक करिए और अब फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करिएगा और चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे देखिए प्रमुख सुझाव, इस कमेटी को बनाने के लिए जो प्रमुख सुझाव दिए गए वो क्या थे, इसमें देखिए, ये भी बहुत ध्यान रखिएगा। शिक्षण सूत्र हमने पढ़े हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, आपने BEd BTC समय पढ़ा होगा। तो उसमें क्या था, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और मतलब ये ज़रूर याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो।
मतलब बालक को एकदम से कोई भी ज्ञान थोपा ना जाए, उसको इसीलिए कहा गया ना लर्निंग विदाउट बर्डन, कि उसको बिना बोझ के सिखाने की कोशिश की जाए। शिक्षक का दृष्टिकोण हमेशा इस बात पर केंद्रित हो कि बालक पे कोई भी ऐसा बोझ, अतिरिक्त बोझ ना लादा जाए और उसको जो है ऐसी प्रैक्टिस बेस्ड प्रणाली पे शिक्षा उसको दी जाए कि उसको वो बच्चा करके सीखे। तो यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से अमूर्त, मतलब जो बच्चा देखता है, जानता है, उसने पहले से कुछ चीज़ सीख रखी है, उसी बेस पे उसका कॉन्सेप्ट आगे क्लियर किया जाए। सूचना को, नेक्स्ट है, सूचना को ज्ञान मानने से बचाया जाए। मतलब कोई भी चीज़ है तो उसको धीरे धीरे ही विकसित की जाए, एकदम से ये ना समझ लिया जाए कि कोई चीज़ हमने इन्फॉर्मेशन दी और अब बच्चा इसमें पूरी तरह से पारंगत हो गया। नेक्स्ट है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। कि बहुत लेंदी अगर पाठ्यक्रम है या मोटी मोटी किताबें हैं तो इससे ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को सक्सेस मिले, ये चीज़ कही गई इसमें। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। क्लासरूम का जो वातावरण है वो एक इंटरैक्टिव माहौल होना चाहिए, टीचर के बीच में और बालक के बीच में, शिक्षक और छात्र के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो छात्र है वो अपनी बात टीचर से पूछने में, शिक्षक से पूछने में बिल्कुल झिझक ना हो, उसको कोई डर या भय का वातावरण उसको बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए 5वां है इसका, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है। मतलब वही बात जैसे मैंने अभी कही कि मतलब जो शिक्षक और छात्र के बीच जो एक वातावरण होता है, एक इंटरेक्शन होता है, वो भय से, डर से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। बेझिझक बालक अपनी बात रख सके और शिक्षक की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी उत्सुकताओं को शांत किया जाए, उसकी जिज्ञासाओं का पूरी तरह से समाधान किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, एक लाइक तो बनता ही है। अगला देखिए, इसका 6वां पॉइंट है, अभिभावकों को भी सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। मतलब अभिभावकों से भी उम्मीद की जाती है कि ऐसा नहीं कि बस हमने स्कूल में डाल दिया है, अब बच्चे का पूरी तरह से जो है सैचुरेट हो गया है, उसका जो है मैच्योर हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चा अपने उम्र के अनुसार ही सीखेगा तो उसका ज़्यादा विकास होगा। नेक्स्ट है, बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान की जाए, इसीलिए इसका नाम ही है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना, है ना। और अगला है, नेक्स्ट है, देखिए 8वां है, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, अर्थात जीवंत कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक जो क्या होता है, एक लाइव, एक जो है एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि ये नहीं कि उदासीन वातावरण हो, हमेशा बच्चा सीखने के लिए तत्पर रहे और टीचर भी उसको सिखाने के लिए उसको जो है उसकी जिज्ञासाओं को शांत करे, उसके प्रश्नों का जवाब दे, झुंझलाहट नहीं हो, इस तरह का वातावरण होना चाहिए। इसी को कहा गया है जीवंत वातावरण। अगला देखिए, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं विद्यालयों में तो वहाँ पर पेरेंट्स को भी जोड़ना चाहिए, बच्चों को भी, बच्चों के साथ साथ अध्यापकों, मतलब अध्यापक और टीचर सभी को इन्वॉल्व होना चाहिए। और जो उसके पेरेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चे की गतिविधि किस तरह से आगे डेवलप हो रही है। ठीक है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। ठीक है, अगला देखिए, खेल आनंद व सामूहिकता की भावना के लिए है। रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की भावना को प्रश्रय ना दें, मतलब प्रतिस्पर्धा की भावना इस तरह की ना होनी चाहिए कि उसमें हानि हो जाए। तो इस तरह से आनंद और सामूहिकता की भावना से खेल को आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका, तो मातृभाषा की यहाँ बात की गई है, वही जो त्रिभाषा फॉर्मूला जिसमें हमने 3 भाषाओं की बात की गई थी कि राष्ट्रीय भाषा या हिंदी जिसको कहते हैं प्रथम भाषा, द्वितीय थी अंग्रेजी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा जिसको कहते हैं, और तृतीय स्थानीय भाषा, इसमें से कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। ठीक है, तो मातृभाषा में ही जो है इसको सिखाया जाए शुरू की स्टेज में। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। और अगला देखिए, वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतःक्रिया का मौका दें। ठीक, पाठ्य पुस्तकें भी कई तरह की होती हैं। नेक्स्ट है,
कल्पना व मौलिक लेखन के आधिकारिक अवसर प्रदान कराए जाएं। मतलब इस तरह के जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ स्कूलों में होनी चाहिए, जिससे बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। इसमें से बहुत सी चीज़ें होती हैं, निबंध लेखन होता है और राइटिंग प्रतियोगिताएं होती हैं, इस तरह से कविता प्रतियोगिता, बहुत तरह की कॉम्पिटिशन्स होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, और वो होने भी बहुत ज़रूरी हैं। सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। इसका भी एक मतलब ये नहीं कि एकदम पनिशमेंट दे रहे हैं, आजकल तो खैर रिस्ट्रिक्टेड है एनसीईआरटी की तरफ से बिल्कुल भी कि पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चों को, और अगर हम उसको रिवॉर्ड भी देते हैं तो ऐसा नहीं कि हर स्टेज पे उसको रिवॉर्ड दिया जाए, ये बिल्कुल नई भावना आनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए। अगला है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को प्रश्रय दें, है ना। तो और फिर है अगला देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए, कि जो विद्यार्थियों का या टीचर्स का भी इवैल्यूएशन होता है, शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यार्थियों, तो इनका जो मूल्यांकन होता है वो सतत होना चाहिए। मतलब उसको एक समय अंतराल पे होना चाहिए, नहीं कि साल के अंत में या खाली एक बार ही हो रहा है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया बराबर होनी चाहिए। और नेक्स्ट है शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। मतलब एक स्कूल में, एक क्लास में टीचर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है अपने टीचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, वो सारी कुछ उसको मिलनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा एटमॉस्फेयर माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इसके सुझाव पढ़े कि एनसीएफ के जो 2005 में अपने सुझाव रखे थे वो क्या क्या होने चाहिए एक स्कूल में, एक टीचर के लिए और एक वातावरण के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। अब इसमें 2 पॉइंट और रखे गए। मेन चीज़, शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या था एनसीएफ 2005 का, तो इसमें ये कहा गया शिक्षक को ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा माध्यम माना गया जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है, कि बच्चे की जिज्ञासाओं को शांत करता है, उसकी जो नए नए प्रश्न होते हैं उनको वो उनके उत्तर देके उनकी जो है भावनाओं की कद्र करता है, उनमें डर या भय से ये नहीं कि चुप हो जाओ, ऐसा नहीं, बच्चे अपना प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होते हैं, मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से टीचर का ये एक दायित्व होता है, उसको ऐसा सोर्स माना गया है। और एनसीएफ की बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है, तो इसमें यही कहा गया कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति या प्रकृति अलग अलग होती है। हर बच्चे की, जैसे कहते नहीं हमने पढ़ा है इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो इसी तरह सीखने की गति और प्रकृति भी अलग होती है, हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। सभी बच्चे क्या हैं, सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान और उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक सा ही प्रोग्रेस करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये एनसीएफ 2005 में इस चीज़ को रखा गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही कवर करते हैं और हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। और जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ इन सब के क्वेश्चंस भी, इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, वो सब आपको दिए जाएंगे। तो आप चैनल पे बने ज़रूर रहिए, पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।